हेना साहब इंतजार में रहती हैं कि कुछ बड़ा फैसला मेरे लिए किया जाएगा। शहाबुद्दीन परिवार को लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी में किसी भी पद पर नहीं बिठाया। हेना साहब के बहाने चाहते तो लालू प्रसाद यादव मुसलमानों को एकजुट कर सकते थे। मुसलमान लगातार आरजेडी से छिटक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमान किधर जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान जाएंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये पक्की खबर है, बिहार के 18% मुसलमान के वोट बैंक को लेकर के बिहार में सियासत लगातार गर्म रहती है। 18% मुसलमान IMY समीकरण जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ रहता है। मुसलमान और यादव के वोट बैंक पर कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद यादव की पकड़ मजबूत है, यानी कि मुसलमान आरजेडी से नहीं छटकते हैं। यादव जब भी वोट करेंगे तो लालू प्रसाद यादव का ही चेहरा देखकर आरजेडी को वोट करते हैं, तेजस्वी यादव का चेहरा देखकर नहीं करते। लालू प्रसाद यादव ने यादव को लेकर के बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं या फिर उनकी जो आवाज़ है उसे उठाने का काम किया है। वहीं स्थिति मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भी था, यानी कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक लालू प्रसाद यादव के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब परिस्थितियां बदल गई हैं। लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण को लगातार ध्वस्त करने की कोशिश बिहार के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो करते आए हैं। हाल के समय में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के साथ यादव भी छटके हैं और मुसलमान तो लगातार छटक ही रहे हैं। मुसलमानों का एक बड़ा वोट जो लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ा रहता था, वो वोट बैंक शहाबुद्दीन के मौत के बाद लगातार घट रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहाबुद्दीन के परिवार को तेजस्वी यादव ने लगातार दरकिनार किया है। अलग अलग समय में ऐसी चर्चाएं चली हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार को तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लालू प्रसाद यादव के कभी सरकार को बचाने में शहाबुद्दीन का बड़ा योगदान रहता था। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव के सरकार को बचाए रखने के लिए यही शहाबुद्दीन पटना के एक होटल में कई विधायकों को अपने साथ उन्होंने हाउस अरेस्ट करवा दिया था, जिस वजह से लालू प्रसाद यादव ने उनको रिवार्ड भी किया। शहाबुद्दीन सांसद भी रहे। शहाबुद्दीन जिस तरीके से बोलते थे, सिवान की जनता के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, इससे ये किनारा नहीं किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को उन्होंने बचाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखी, लेकिन तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के बनाए रणनीति, लालू प्रसाद यादव के द्वारा खड़े किए गए अपने आसपास के स्तंभ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। और यही कारण है कि शहाबुद्दीन के साथ साथ उनके तमाम जो वोटर्स हैं वो धीरे धीरे छटक रहे हैं। शहाबुद्दीन के परिवार को तेजस्वी यादव के तरफ से जो लगातार दरकिनार करने की कोशिश की गई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेजस्वी बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते हैं हेना साहब को। हेना साहब इंतज़ार में रहती हैं कि कुछ बड़ा फैसला मेरे लिए किया जाएगा। एक समय की बात है जब शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी, तब भी ये इंतज़ार था तेजस्वी यादव की तरफ से फ़ोन जाएगा, उन्हें दिल्ली से उनके पैतृक घर लाया जाएगा और वहीं पर जाकर के जो उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। उनके परिवार के लोग लगातार फोन पे फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया था। तब से नाराजगी हेना साहब की बढ़ गई लालू परिवार से। खुद तेजस्वी यादव भी कोरोना के समय गायब दिखते थे, उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया, ऐसी चर्चाएं उठी थी तब। और शहाबुद्दीन का पूरा परिवार चाहता था कि उनके शव को सिवान लाया जाए और उनके पैतृक आवास पर, पैतृक गांव पर ही दफनाया जाएगा। लेकिन तमाम पैरवी, तमाम फोन कॉल घुमाने के बाद भी शव को राजधानी पटना से सिवान नहीं लाया गया। और तब से मुसलमानों में, सिवान के मुसलमानों में एक बड़ी नाराजगी आरजेडी के साथ दिखने लगी। इसके अलावा भी शहाबुद्दीन परिवार को लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी में किसी भी पद पर नहीं बिठाया। हेना साहब के बहाने चाहते तो लालू प्रसाद यादव मुसलमानों को एकजुट कर सकते थे, लेकिन उनके पार्टी में ना तो किसी पद पर बैठाया गया। चर्चा एक चली थी कि शहाबुद्दीन परिवार में उनकी पत्नी हेना साहब को राज्यसभा भी भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा नहीं भेजा गया और तब से नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। बिहार में
मुसलमान लगातार आरजेडी से छिटक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमान किधर जाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान जाएंगे? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमानों का एक तरीके से तो 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है। हालांकि कुछ मुसलमान नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो 18% मुसलमानों का एक वोट बैंक है उस पर कैसे पकड़ मजबूत बनाएं, वो रणनीति बना करके उनकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चली थी। एनडीए गठबंधन में ये बातें उठ रही थी कि तेजस्वी यादव तो नहीं, लेकिन जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उनसे शायद हैना साहब को इस बार चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। लोकसभा में हैना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखा दी और लोकसभा में भी टिकट नहीं दिए जाने की वजह से नाराजगी मुसलमानों में बढ़ी और इसका असर आपको देखने को मिला कि सारण सहित जो सीमांचल का एक इलाका है और मिथिलांचल का एक इलाका है उसमें भी कहीं ना कहीं आरजेडी डैमेज हुई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब हैना साहब के पास विकल्प क्या है, क्या चिराग पासवान की पार्टी के साथ जाएंगे या फिर अभी वर्तमान में जो एक तीसरे मोर्चे की तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज मुहिम बढ़ी है वो जनसुराज से तेजस्वी हैना साहब की बातें बन गई हैं। देखिए, जनसुराज ने जिस तरीके से मुसलमान नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की है, मुसलमानों को लेकर के जो प्रशांत किशोर की रणनीति रही है, आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन से ही कई मुसलमान नेता आज प्रशांत किशोर की मुहिम जनसुराज में शामिल हुए हैं। चाहे मुनाजिर हसन की बातचीत करें या उसके अलावा कई ऐसे मुसलमान नेता हैं जो एक एक करके जनसुराज में लगातार शामिल हो रहे हैं और आने वाले वक्त में शायद जनसुराज इसे भजाने की कोशिश करे। विधानसभा चुनाव में इससे कितना फायदा जनसुराज को होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन वहां पर भी एक कठिन समस्या है कि वहां पर जब आरजेडी ने प्रशांत किशोर पांडे जब बता करके अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, तब कहीं ना कहीं एक मुसलमानों में परसेप्शन तैयार हो गया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी बीजेपी के बी टीम की तरह ही काम करेगी। अब देखिए, आपने देखा होगा कि शहाबुद्दीन की पत्नी को पटना बुलाया गया था, उनके बेटे ओसामा को भी पटना बुलाया गया। ये तेजस्वी यादव ने नहीं बुलाया, ये फोन लालू प्रसाद यादव के तरफ से गया था और लालू प्रसाद यादव के फोन करने के बाद ही हैना साहब राजधानी पटना पहुंची थी और लालू के साथ तेजस्वी गए थे उनसे मुलाकात करने। तब ये चर्चा चली थी कि इस बार शायद विधानसभा में हैना साहब को आरजेडी में एंट्री कराया जा सकता है, लेकिन अभी भी मामला फंसा हुआ है। आप देखेंगे संजय यादव के कई इंटरव्यूज अलग अलग चैनलों पर चल रहे हैं, उनसे जब सीधा सवाल किया जाता है कि क्या हैना साहब आरजेडी में शामिल होंगी, तब उनको सीधा जवाब ये देना चाहिए कि बिल्कुल आरजेडी में ही हैना साहब है, लेकिन वो जवाब को लगातार घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पिछला समय याद दिला दे रहे हैं जब शहाबुद्दीन ने आरजेडी के लिए जो कुछ भी किया, जो कुछ भी उन्होंने योगदान दिया, उन बातों को वो घुमा रहे हैं। बार बार ये सवाल जब संजय यादव से पूछा जा रहा है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हैना साहब से क्या दिक्कत है, तो उसका गोल मटोल वो जवाब दे रहे हैं। सीधा साधा जवाब क्यों नहीं दे देते जब तेजस्वी यादव को कोई दिक्कत नहीं है शहाबुद्दीन के परिवार से कि आज भी वो हमारे हिस्से में है। आखिरकार घुमा फिराकर जवाब देने का क्या मतलब है? मतलब इसका स्पष्ट यही निकलता है कि हैना साहब ने आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के पास कुछ डिमांड्स रखे हैं, जिस डिमांड्स पर तेजस्वी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हामी नहीं भर रहे हैं। देखिए, चर्चा इस बात की तेज थी कि हैना साहब को कुछ बड़ा पद दिया जाएगा आरजेडी में, या तो एमएलसी बनाया जा सकता है या फिर राज्यसभा भेजा जाएगा, जो कि अभी दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। ना तो एमएलसी का सीट आरजेडी के पास है, ना ही राज्यसभा का सीट ही आरजेडी को मिल रहा है, क्योंकि अब जो समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो मीसा भारती का भी जो सीट था वो एनडीए गठबंधन के तरफ चला गया है। इसके अलावा एमएलसी की कोई भी सीट अभी वर्तमान में आरजेडी के पास नहीं है। इसके अलावा तो फिर क्या होगा? देखिए, हैना साहब को लेकर के, उनके बेटे को लेकर के चर्चा है कि इस बार विधानसभा में शायद ओसामा जो है वो चुनाव सिवान से लड़ सकते हैं। हालांकि
तब समीकरण क्या होगा? क्या ओसामा के साथ वो वोट बैंक जुटेंगे जो उनके पिता और उनके माता के साथ वोट बैंक जुड़ता रहा है? ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या वाकई में ओसामा की उतनी पकड़ सिवान में है। ग्राउंड जीरो की स्थिति यह है कि ओसामा की उतनी पकड़ सिवान में नहीं है जितनी पकड़ उनके पिता और उनकी माता का हुआ करता था। तो क्या होगा? हेना साहब को ही क्या वापस से लड़ाया जाएगा या फिर अभी 25 के चुनाव से पहले ओसामा को मेन फ्रंट पर खड़ा करके उनकी छवि और उनको लेकर के परसेप्शन और माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी? ओसामा पर भी कई आरोप लगाए गए हैं और उसका सीधा साधा जो आरोप है उनकी मां आरजेडी पर लगवाती है, क्योंकि वो कहती है कि लगातार उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनके बेटे की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में सवाल क्या उठता है? हालांकि प्रशांत किशोर ने रणनीति तो अपनी बनाई है, इस रणनीति के पीछे अगर वो हेना साहब को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो जदयू के लिए और तेजस्वी के लिए एक बड़ा संकट उभर कर सामने आ जाता है। एक संकट उभर कर सामने आ जाएगा कि उनका MY समीकरण में एक बार फिर M समीकरण ध्वस्त हो रहा है। M समीकरण ध्वस्त होते ही तेजस्वी यादव की पार्टी कमजोर पड़ जाएगी और फिर इस बार विधानसभा के चुनाव में उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यानी कि पीके के साथ क्या हेना साहब की डील पक्की है? हेना साहब को मनाने की कोशिश क्या प्रशांत किशोर कर रहे हैं? आने वाले वक्त में जो अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़ी रही भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।